नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर, ये जो अभी जो बात यूसुफ सर ने कही वो इंटरेस्टिंग है। अब भारतीय जनता पार्टी बार बार मुद्दे बदल रही है। क्या भाजपा कंफ्यूज है या फिर भाजपा जो है वो विपक्ष को कंफ्यूज कर रही है कि नहीं नहीं आप हमारे साथ चलते रहिए, हमारे मुद्दों पर बात करते रहिए, आपके मुद्दे स्वतः पीछे रह जाएंगे। नहीं, हाँ राम प्रकाश जी, यूसुफ जी ने सही कहा। भाजपा के पास कुछ मुद्दे नहीं है। मुद्दे नहीं मतलब जो डेवलपमेंट के विषय पर, विकास के विषय पर जो अलग अलग आपके पास पैरामीटर्स दिखाने के लिए होने चाहिए, वो आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास सिवाय एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अलावा दिखाने के लायक आपके पास कुछ नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी ऐसा होता है कि उसमें कोई बहुत बड़ी उसमें बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। इसलिए कि अगर मैं बैंक से कर्जा लेता हूँ और मैं अपने घर को बहुत क्या कहते हैं उसको, ताजमहल जैसा बना दूं, तो उसमें मेरा अचीवमेंट कुछ नहीं है। और कर्जा जो है, मैं कर्जा लेकर कर रहा हूँ। इन लोगों ने पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया है वो कर्जा लेकर किया है। इसलिए देश पर जो कर्जे का अमाउंट है वो कितना बढ़ा है आप देखिए, उसके फिगर्स बार बार आते हैं। महाराष्ट्र सरकार का भी जो कर्जा है या फिर उसके जो फिजिकल डिफिसिट है वो 4% से ज्यादा चला गया है, जो उसके अंदर होना चाहिए 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आगे बढ़ गया है। तो ये जीडीपी का जो रेशियो होता है वो तो इधर उधर से कर्जा लेके आप अगर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर को जा रहा है। तो आप इनके पास दिखाने के लिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो भी इन्होंने कोई वेल्थ जनरेशन की और उसमें से बनाया ऐसा नहीं है। इन्होंने सीधा सीधा कर्जा लिया है जिसमें कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। बाकी हेल्थ के फ्रंट पर, एजुकेशन के फ्रंट पर, अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पर और फिर प्राइस राइज के फ्रंट पर, ये सारे जो लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के साथ जुड़े हुए प्रश्न है, उसका हल आपने क्या निकाला है? आपने एम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है, उसके बारे में क्या महाराष्ट्र में क्या आपने सुधार लाया है? फिर जो प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, उसका इलाज क्या है? सब्जियों के दाम, खाने पीने की सारी चीजों के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, ये सारे जो है ये तो सब बड़े हैं। फिर इसके ऊपर आपने क्या लोगों पर हाथ दिए है? तो ये जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस है, उस फ्रंट पर आपके पास दिखाने के लायक क्या है? अगर होता तो आप उसी से अपना प्रचार करते। आपके पास कुछ है नहीं, इसलिए आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो विजिबल डेवलपमेंट है उसको दिखाते हैं। जो इनविजिबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो लैटेंट फॉर्म में होती है, बहुत सारी चीजें जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना, माल न्यूट्रिशन कम करना, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। नागपुर में पिछले 4-5 महीनों में, पिछले 6-7 महीने ज्यादा हो गए, चिकनगुनिया का इतना बड़ा प्रकोप हुआ कि जो मतलब जिसके आगे आप मान सकते हैं कि जो कोरोना का था उससे ज्यादा सीवियर। तो कैसे हुआ? उसका एक कारण ये है कि इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपल काउंसिल, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस पिछले 2 साल से नहीं लिए। मुंबई का कॉर्पोरेशन भी एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, नागपुर का भी कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है। सारे जो कॉर्पोरेशंस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और बातें ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी की करते हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो फिर जो सबसे निचले स्तर पर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, उसको आप लिम्बो में रखते हैं 2 साल। उसके चलते होता यह है कि जो पब्लिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव होते, काउंसिलर्स है, कॉर्पोरेटर्स है, वो है ही नहीं अवेलेबल। 2 साल से लोगों को अवेलेबल ही नहीं है।
तो लोगों के ग्रीवांसेस लोग कहाँ लेके जाएंगे? हर बार आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेट जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो सारे लोग तो म्युनिसिपल कमिश्नर के पास नहीं जा सकते। भाई पार्षद इसीलिए तो होता है, वो जो कॉर्पोरेटर इसीलिए तो होता है कि वो अपने अपने एरिया में घूमकर अपने अपने लोगों के सवालों के सॉल्यूशंस ढूंढे। 2 साल से वो है नहीं, इसलिए चिकनगुनिया का जो प्रकोप हुआ उसका कारण ये। पिछले साल नागपुर में एक बहुत जबरदस्त बारिश के चलते 2-3 बहुत ही अप मार्केट, जहां पर सारे इनके वोटर्स है बीजेपी के, वो पानी के नीचे आ गए। तो वो लोग इनसे इतने नाराज है, इनके लोग हैं, इनके वोटर्स है ज्यादातर। तो ये क्यों होता है? नागपुर के हर गली को सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया जा रहा है, कंक्रीट का रोड हर गली में। मेरे बस्ती में हर गली में छोटी छोटी गलियां जो है कंक्रीटाइज की जा रही है। उसके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है। ये बड़े रास्ते आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप गली कुचे में सीमेंट रोड क्यों बना रहे हैं? उसकी क्या जरूरत है? उससे लोगों को इनकन्वीनियंस तो हो ही रहा है, लेकिन एक जो जिसको एक हीट आइलैंड बोलते हैं, आप शहर को हीट आइलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट का भी अतिरेक ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसको हमेशा डिस्प्यूट किया जा सकता है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके पास रियल जो डेवलपमेंटल पैरामीटर्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस है, उस फ्रंट पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आपने ये जो अभी 2 प्रोजेक्ट के नाम फॉक्सकॉम और ये जो एयरबस का प्रोजेक्ट गया, ये दोनों नागपुर में आने वाले थे। नागपुर में मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एयरपोर्ट एट नागपुर, निहान नाम का प्रोजेक्ट है, जो 25 साल पहले इन्विसेज किया गया था। उसका उद्देश्य था कि नागपुर को एयर कार्गो हब बनाया जाए या फिर एविएशन हब बनाया जाए। तो नागपुर में 2-3 मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल डिपोज बने हैं। नागपुर में अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है 3.5-4 हजार करोड़ का बड़ा। नागपुर को एविएशन हब बना, नागपुर में धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्क ऑलरेडी बना है, वहां पर कुछ राफेल के कुछ पार्ट्स बन रहे हैं। तो एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चल रहा है काम, तो वहां पर ये प्रोजेक्ट आने वाला था एयरबस का। मोदी जी इसको उठा कर ले गए। नागपुर में गडकरी है, नागपुर में फडणवीस है, नागपुर में बावनकुळे है। उसके बावजूद तो कहने का मतलब ये है कि रियल डेवलपमेंट के फ्रंट पे आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। इसलिए फिर अभी ये फिर से वही इनका जो पुराना पैतरा है, इमोटिव मुद्दा, कम्युनल पोलराइजेशन का मुद्दा। जब ये बाला साहब का नाम लेते हैं तो क्या है, देखिए ऐसा है, बाला साहब का जो हिंदुत्व था वो अपने आप में भी बहुत गोलमाल हिंदुत्व था। आप अगर अपने ही देश के बाहर से आए हुए लोगों को बंबई में आप उनको ही प्रताड़ित करेंगे, वो तो हिंदू ही थे, तो हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या है? सारे हिंदू एक है। लेकिन आपने क्या किया? तो क्या आप बाला साहब के हिंदुत्व को मानते हैं? बीजेपी को पूछना चाहिए, बाला साहब का जो हिंदुत्व था क्या आप उसके पक्षधर हैं? आरएसएस तो हमेशा कंप्लेंट करता था। आरएसएस ये कहता था कि शिवसेना हमारी सहोदर पार्टी है, शिवसेना के साथ हमेशा हमारा अलायंस बना रहना चाहिए। लेकिन शिवसेना का ये जो कहना है कि जो दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग जो है उनको उनका अधिकार द्वितीय है और हमारा प्रथम है, ये बराबर नहीं है। वो भी हिंदू है, तो हिंदू यूनिटी की बात तो बाला साहब ठाकरे कर ही नहीं रहे थे। तो आपको कैसे आप बाला साहब ठाकरे का नाम ले रहे हैं भी बीजेपी वाले? उनका हिंदुत्व तो केवल जब मुसलमानों के साथ कुछ लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, उस समय 92 में जो भी हुआ, वो उतने देर के लिए वो एंटी मुस्लिम थे। लेकिन इन जनरल वो ज्यादा उनका जो ये था मूवमेंट था, वो तो अपने ही देश के बाहर से आए हुए लोगों के खिलाफ था। मुसलमानों के खिलाफ तो एक थोड़ा सा, एक छोटा सा वो 92 में जो हो गया था उतना ही था। लेकिन इन जनरल उन्होंने जो कैंपेन किया पूरा बाला साहब ठाकरे ने और शिवसेना ने उस समय, अच्छा है कि आज शिवसेना बदल गई है, अच्छा है। आदित्य ठाकरे जैसा कॉस्मोपॉलिटन एक नेता उनको प्राप्त हुआ है, वो जो कह रहे हो सही है। लेकिन उस समय जो बाला साहब ठाकरे ने किया, वो तो अपने ही देश के हिंदू जो दूसरे भाई बहन है उनके साथ उस तरह का व्यवहार किया। तो क्या बाला साहब ठाकरे आपका आदर्श है क्या? बीजेपी से ये पूछना चाहिए, बाला साहब का जो हिंदुत्व है वो आपका आदर्श हिंदुत्व है क्या? तो ये बाला साहब का नाम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोग महाराष्ट्र के लोगों को या कहीं के भी लोगों को ये बात कतई पसंद नहीं आ सकती, नहीं आई है कि जो बेटा है, जिसका वो बाप है, उसको ये कहना कि तो उसको उसके बाप से अलग कर देना या फिर उसके बाप को हाईजैक कर ले जाना और कहना कि ये तुम्हारा बाप नहीं है, ये शिंदे का बाप है, ऐसा कहना,
ये महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, रास नहीं आया, और ये कहीं की भी जनता को पसंद नहीं आएगा दुनिया में। आप किसी आप बेटे में इस तरह से दूरी बनाएंगे। जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथ में सौंपी, उस समय ये बहुत डिबेट चला, अरे असली उत्तराधिकारी तो राज ठाकरे होने चाहिए क्योंकि वो बाला साहब से है। लेकिन बाला साहब ने अपने बेटे को चुना और उन्होंने सिद्ध किया कि उनका चुनाव सही था। आज राज ठाकरे की हालत देखिए क्या है। वो किसी भी लिहाज से शिवसेना को संभालने के लायक नहीं थे, यह सिद्ध हो गया है। और उद्धव ठाकरे ही ज्यादा लायक थे, ये भी सिद्ध हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बाला साहब की लेगेसी की आप बात नहीं कर सकते। अगर बाला साहब की लेगेसी की आप बात कर रहे हैं तो फिर आप उद्धव ठाकरे को एक्सेप्ट कीजिए और राज ठाकरे को रिजेक्ट कीजिए, लेकिन आपने उल्टा किया है। दूसरी और बाकी ऐसा है कि जो आइडियोलॉजिकल विमर्श महाराष्ट्र में बना है, ये वो बटोगे तो कटोगे वाली जो बात है, ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र यानी काउ बेल्ट नहीं है, ये अजीत पवार ने स्पष्ट तौर पे कह ही दिया है। और ये मैं बार बार कहता हूँ, 100 साल से पैदाइशी आरएसएस की महाराष्ट्र में है। जिन्होंने आरएसएस बनाया वो महाराष्ट्रियन लोग हैं, और जिन्होंने चलाया बढ़ाया उसको वो सारे महाराष्ट्रियन हैं। जिन्होंने बहुत मेहनत की, प्रचारक भेजे दुनिया भर में, बहुत मेहनत की, सारे महाराष्ट्रियन हैं। उसके बावजूद महाराष्ट्र में आरएसएस को पैठ नहीं मिली। मैक्सिमम बीजेपी का परसेंटेज वो भी शिवसेना की मदद से महाराष्ट्र में 28 तक गया, 28 तक गया। वो इसलिए कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी प्रोग्रेसिव विचारधारा का बोलबाला रहा, फुले, शाहू, अंबेडकर और शिवाजी महाराज। इसको भी कम्युनलाइज करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। शिवाजी को हिंदू राजा बनाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन वो सेक्युलर राजा थे, ये सच्चाई है। तो इनका कुछ नहीं चला महाराष्ट्र में, सावरकर का भी नहीं चला, आरएसएस का भी नहीं चला। तो वो फिर अभी बड़े मुश्किल से उन्होंने प्रोपेगेंडा के थ्रू थोड़ा सा क्रिटिकल मास अपने तरफ करवा लिया है, लेकिन वो लास्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र की मूल जो परंपरा है वो उदारमतवादी विचार की परंपरा है। उसमें आप ज्यादा डेंट नहीं कर सकते एक लिमिट के बाहर, ये उनको पता है। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनको यही करना आता है, वो ये कर रहे हैं, उसमें इनकी मजबूरी है। उससे उनको बहुत ही लिमिटेड फायदा होगा, और ये लॉन्ग टर्म में महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये मोदी जी को जिस समय समझेगा, उस समय मोदी जी शायद महाराष्ट्र से अपना मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि जो उनको पता है वो महाराष्ट्र में नहीं चलता, तो क्या फायदा है, ऐसा वो सोचेंगे। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।